सोहन, मेरे पापा ने एक बार मुझसे कहा था कि जो हमें कभी समझ नहीं आता वही हमें सबसे बड़ी सीख देता है। और इस वक्त मुझे काव्या बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। तुम ज्यादा सोच रहे हो नरेश। अपने दिमाग को शांत करो। अभी तुम बहुत से लोगों का सामना करने वाले हो। तुम हर किसी के बारे में नहीं सोच सकते। और वैसे भी ज्यादा सोचना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बिना पैडल मारे साइकिल को चलाना। हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। नरेश ने सोहन की बात समझी और बिना कुछ आगे बोले वो सोहन के साथ घर से बाहर निकल गया। नरेश और सोहन जैसे ही काव्या के घर से थोड़ी दूर गए, उन्हें एक भयानक चीख सुनाई दी। आवाज सुनते ही नरेश और सोहन चौंक गए। ये आवाज किसकी? बिना समय गंवाए नरेश और सोहन उसके घर की तरफ भागने लगे। नरेश का शक काव्या के ऊपर भी बढ़ने लगा था। वो भागते हुए काव्या के घर की तरफ जा रहा था। वो हांफती हुई आवाज में सोहन से बोला, सोहन, शैतान की असली जीत तब होती है जब वो सबको शक करने पर मजबूर कर दे। काव्या वो कोई। इससे पहले नरेश अपनी पूरी बात कह पाता, सोहन बोल पड़ा, नरेश, हमें अब घर के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि हमें काव्या के घर दोबारा जाना चाहिए। हमारा काम खत्म हो चुका है। नहीं सोहन, हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। मुझे काव्या से दोबारा मिलना है। मेरे ये कदम अब उसके घर के अंदर ही रुकेंगे। यह सुनकर सोहन आगे कुछ भी न बोला। उस वक्त सोहन ने नरेश की आंखों में बिल्कुल वैसा ही जुनून देखा जो उसे प्रोफेसर की आंखों में नजर आता था। वो चुप रहा। सोहन, मेरा शक सही होगा या गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है, शैतान का असली हथियार हमारा डर है। इसलिए अब हम बिना डरे अंदर जाएंगे और काव्या के बारे में पता लगाएंगे। ठीक है। दोनों जब घर के नजदीक पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि काव्या के घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। खुले दरवाजे को देखकर सोहन नरेश की तरफ देखते हुए बोला, ये दरवाजा खोला किसने? दोनों जैसे ही घर के अंदर गए, उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आया। जिस घर में कुछ वक्त पहले डर के शोर ने वास कर लिया था, अब वहां एक डरा देने वाली शांति थी। घर एकदम खाली था। वहां की हर चीज पर एक अजीब सी खामोशी का सन्नाटा इतना गहरा था कि दोनों को एक दूसरे की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी नरेश धीमी आवाज में बोला, वो सब कहां गए? आधे घंटे पहले तो। इससे पहले कि नरेश अपनी पूरी बात कह पाता, सोहन घर के चारों तरफ देखते हुए बोला, नरेश, तुम्हारा शक सही था। मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हें काव्या ने तो कॉल नहीं किया था। उसी पल नरेश और सोहन के कानों में एक धीमी सी आवाज गुनगुनाई, लेकिन ये कोई आम आवाज नहीं थी। दोनों के दिल एक ही साथ धड़क उठे, जैसे उन्हें किसी अनजाने खौफ ने घेर लिया हो। आवाज सुनकर नरेश सोहन को शक भरी आवाज में बोला, ये काव्या तो नहीं है, पर कोई और। पर कौन? अब ये जो भी कोई है उसके बारे में पता लगाना हमारा काम है। दोनों उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। बढ़ते हुए हर कदम के साथ नरेश का दिल और तेजी से धड़कने लगा था। दोनों जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचे, वैसे ही नरेश ने सोहन से कहा, क्या तुम तैयार हो? हाँ। सोहन की बात सुनते ही नरेश ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। दोनों तुरंत कमरे के अंदर चले गए। कमरे के अंदर सिर्फ एक छोटा सा दिया था, जिसकी रोशनी के सहारे नरेश और सोहन पूरे कमरे को देख रहे थे। नरेश, मुझे ये कमरा बिल्कुल भी आम नहीं लग रहा है। यहाँ पे कुछ तो है, कुछ ऐसा जो दिख नहीं रहा है। शायद कोई सच जिसे हम देख नहीं पा रहे। सच छुप सकता है, लेकिन कभी मिट नहीं सकता सोहन। और अगर ये काव्या की कहानी का सच कुछ और है, तो मुझे लगता है कि उसका सच यहां कहीं जरूर छुपा होगा। ये सुनकर जब सोहन ने नरेश की ओर देखा, तो उसे नरेश थोड़ा बदला हुआ नजर आया। उसे उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून नजर आ रहा था। नरेश, ये दरवाजा किसने बंद किया? जिसे हम यहां ढूंढने आए हैं, शायद उसी ने दरवाजा बंद कर दिया है। खुद को बचाओ नरेश।
सोहन ने जैसे ही देखा कि कमरे में लटका हुआ पंखा नरेश के ऊपर गिरने वाला था, उसने तुरंत नरेश को आगे करके बचा लिया। जब पंखा जमीन पर गिर गया तो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरों पर घबराहट थी और आंखों में सवाल जो साफ साफ देखा जा सकता था। नरेश, क्या ये सब सच में काव्या की वजह से ही हो रहा है या फिर हम किसी और ही खेल में फंस गए हैं? ये राज तो बस वो ही जानती है जो इस वक्त हमारी नजरों से बच रही है। सोहन, कमरे के हर कोने को ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ तो हमें जरूर मिलेगा। ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर कमरे को ध्यान से देखने लगे। बदलते वक्त के साथ उनका डर और उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था जिससे वो सच के करीब भी पहुंच सके। काव्या, कौन हो तुम? नरेश और सोहन ने आपस में एक दूसरे से नजर मिलाई। उनका हौसला अब खौफ से लड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो दोनों अज्ञात थे। तभी अचानक से सोहन की नजर जमीन पर पड़ी। उसे जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दिए। वो तुरंत नरेश की तरफ देखते हुए बोला, नरेश, यहाँ कुछ है। ये मिट्टी, खून के धब्बे, यहाँ जरूर कुछ गाड़ा गया है। जब नरेश की नजर जमीन पर पड़ी तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो धीमी आवाज में बोला, सोहन, सच का पता लगाने का वक्त आ गया है। हाँ। उन्होंने मिलकर उस मिट्टी को खोदना शुरू किया। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद अचानक से नरेश के हाथों में एक हड्डी का टुकड़ा आ गया, जिसे देखकर नरेश घबरा गया और उसने उस हड्डी को डर के मारे वहीं फेंक दिया। ये हड्डी? इससे पहले कि सोहन कोई जवाब दे पाता, उसे वहां बहुत से शवों की हड्डियां नजर आईं। ये तो इंसानी हड्डी लग रही है, लेकिन ये हड्डियां कितने लोगों की हैं? सोहन के सवाल का जवाब शायद नरेश के पास भी नहीं था। वो शांत खड़ा होकर सिर्फ उन हड्डियों को ही देख रहा था। नरेश, नरेश, तुम कहां खो गए? सोहन के मुंह से 2 बार अपना नाम सुनकर नरेश ने खुद को तुरंत संभाला और सोहन की तरफ देखते हुए कहा, इन इंसानी हड्डियों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यहाँ कोई घोर पाप हुआ है। और अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे क्या काव्या का हाथ था? और अगर उसका हाथ था तो उसने हमें यहाँ क्यों बुलाया? काव्या का इसमें क्या लेना देना है? वो लड़की थी या? नरेश की बातें सुनते सुनते सोहन ने एक और हड्डी का टुकड़ा उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। ठीक उसी समय उन्हें कमरे से बाहर किसी और की आहट महसूस हुई। नरेश, अब क्या करें? क्या बाहर वही है जो हमें यहाँ तक लाई है, या शायद वो है जिसे हम यहाँ ढूंढ रहे हैं? कौन हो सकता है बाहर? सोहन, वो जो भी है उससे डरकर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमें अब उसका सामना करना ही होगा। जब सोहन उसकी बात सुन रहा था, तभी अचानक बाहर से एक जोर की चीख सुनाई दी। औरत की चीख इतनी भयानक थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये काव्या है? मुझे नहीं लगता कि ये काव्या की चीख है। तो कौन? अचानक से उन्हें कमरे के बाहर एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों बिना समय गंवाए कमरे के बाहर जैसे ही निकले, उनके सामने एक ऐसा मंजर था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये कौन है? ये यहां कैसे आए? नरेश और सोहन ने कमरे के बाहर देखा कि हॉल में 4 औरतों की लाशें पड़ी हुई थीं। उन्हें देखकर सोहन बोला, कहीं कमरे के अंदर मिली हड्डियां इन लाशों की तो नहीं? पर ये लाशें हैं किसकी? सोहन के कुछ बोलने से पहले अचानक से दोनों को पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। हर बढ़ते सेकंड के साथ पुलिस सायरन की आवाज और तेज होती जा रही थी। इस वक्त यहाँ पर पुलिस क्या करने आई है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? उसी समय दोनों को कमरे के अंदर से भी एक औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत कमरे के अंदर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा तो उधर कोई भी नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
नरेश और सोहन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करें। कमरे के बाहर 4 औरतों की लाशें पड़ी हुई थी और कमरे के अंदर शायद उनकी हड्डियां। उसी समय घर की घंटी बज गई। दोनों को समझ आ चुका था कि घर की घंटी पुलिस ने बजाई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस वक्त पुलिस वहां पहुंची कैसे। नरेश प्रोफेसर को याद करते हुए बोला, प्रोफेसर, ये किस मुसीबत में हमें तुम डाल रहे हो? क्या हो रहा है ये सब? नरेश के बोलने के बाद कुछ पल के लिए कमरे के अंदर सन्नाटा फैल गया और तभी अचानक से नरेश को प्रोफेसर की आवाज सुनाई दी। नरेश, सच्चाई तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच चुकी है। अगर तुम्हें काव्या और इन 4 लाशों की कहानी जाननी है तो तुम्हें बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर्स के साथ जाना होगा। पर क्यों प्रोफेसर? इन सब में पुलिस का क्या काम? नरेश के सवाल के बाद पूरे घर में भयानक सन्नाटा छा गया। नरेश और सोहन को प्रोफेसर के जवाब का इंतजार था, लेकिन उन्हें प्रोफेसर के जवाब के बदले एक बेचैन करने वाली खामोशी मिली। प्रोफेसर ने कोई जवाब नहीं दिया। जब नरेश को कोई जवाब नहीं मिला तो वो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला, प्रोफेसर, आप मुझे किस दलदल में ढकेल रहे हो? जैसे ही नरेश ने अपनी बात खत्म की, सोहन ने कहा, हमें प्रोफेसर की बात मान लेनी चाहिए नरेश। कुछ देर शांत रहने के बाद सोहन की बात पर हामी भरते हुए नरेश कमरे के बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकले, उन्हें मिला एक और झटका। अब इस वक्त हॉल से 4 औरतों की लाश गायब हो चुकी थी। उनकी लाशें वो गायब कैसे हो गईं? अचानक से घर का दरवाजा खुला और उसके अंदर दर्जन से भी अधिक पुलिस ऑफिसर्स आकर खड़े हो गए। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर नरेश की ओर देखते हुए बोला, हमें यहाँ किसी काव्या नाम की लड़की ने बुलाया है। क्या आप बता सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ है? क्या आपको यहाँ काव्या ने बुलाया है? कौन है काव्या? कमरे में मिली हड्डियां और वो 4 औरतों की लाशें किसकी हैं? पुलिस नरेश के साथ आगे क्या करेगी? सोहन, हमारे साथ एक ऐसा खेल का आगाज होने वाला है जिसमें ना हमारी असलियत बचेगी, ना हमारी इंसानियत। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो होने वाला है उसके साए में सबके राज उभर कर आएंगे। कुछ ऐसा जो सिर्फ देखा नहीं, महसूस भी किया जाएगा। नरेश ने जब सोहन के कान में अपनी बात कही तो सोहन एक पल के लिए घबरा गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसने कुछ ऐसा सुन लिया हो जो उसकी सोच से परे हो। खुद को संभालते हुए उसने नरेश से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो नरेश? इससे पहले कि नरेश सोहन को जवाब दे पाता, उसके सामने खुद एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम जोरावर था, उसने तेज आवाज में नरेश को चिल्लाते हुए कहा, नरेश, हमारे साथ चलो। चल बाहर निकल तुरंत। और हाँ, मुझे मालूम है कि तू कौन है, इसलिए ज्यादा समझदारी मत दिखाना। चुपचाप जीप में जाकर बैठ जाना। नरेश ने जब इंस्पेक्टर की तेज आवाज सुनी तो एक पल के लिए उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया। जैसे ही उसकी आंखें इंस्पेक्टर की तरफ घूमी, उसमें नरेश को सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही थी, काल। नरेश के हाथ और पांव अचानक से भारी होने लगे थे। वो अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा, पर हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि काल उसके करीब आ रहा है। उसने हल्के से अपने कंधे उचकाए, घमंड या गुस्सा दिखाने के लिए नहीं, पर खुद को थोड़ा संभालने के लिए। तभी सोहन नरेश की तरफ देखते हुए बोला, खुद को संभालो नरेश, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। याद है ना, तुम्हारे साथ प्रोफेसर है, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अपनी बात आगे कहते हुए सोहन बोला, तुम बस अपने जज्बात पर काबू रखना। ये रात लंबी जरूर होगी, लेकिन भूलो मत कि रात हमेशा नहीं रहेगी। ये अंधेरा जरूर खत्म होगा। सोहन की बात सुनकर नरेश के अंदर कुछ ऐसी हिम्मत जागी जैसे किसी ने उसे अंधेरे में रोशनी की एक छोटी सी किरण दिखाई हो। नरेश सोहन की तरफ देखकर बोला, सोहन, मुझे लगता है कि आगे का सफर मुझे अकेले तय करना चाहिए। तुम गोपी के पास जाओ। इससे पहले कि सोहन कुछ भी कहता, नरेश ने उसे दोबारा कहा,
मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। तुम जाओ यहां से। नरेश की आंखों को देखकर साफ मालूम हो रहा था कि वो अब सोहन की एक भी नहीं सुनेगा। सोहन को भी यह एहसास हो चुका था, इसीलिए बिना बहस किए सोहन ने नरेश की बात मान ली। लेकिन जाने से पहले उसने नरेश से कहा, ठीक है नरेश, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये बात याद रखना, असली जीत सिर्फ तब मिलती है जब इंसान अपनी इंसानियत को जिंदा रखता है। शक्ति और सामर्थ्य तो बस कुछ वक्त के मेहमान हैं, पर इंसानियत वो असली ताकत है जो हमें हर जंग में जीत दिलाएगी। अपनी बात कहते ही सोहन वहां से ओझल हो गया। उसके जाते ही नरेश ने अपने आप को संभाला और अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। लेकिन नरेश को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस बवंडर में फंसने जा रहा है उसमें डर शायद सबसे छोटा शब्द होगा। नरेश आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी नजर एक पुलिस ऑफिसर पर पड़ी जो दरवाजे के पास अपने हाथ पीछे रखकर खड़ा था। उसके चेहरे पर ना कोई मुस्कुराहट थी और ना ही किसी इंसानी एहसास का असर। जैसे ही नरेश घर के दरवाजे के सामने पहुंचा, अचानक से उसके पैर वहीं रुक गए, मानो किसी ने उसे पकड़ लिया हो। ये क्या हो रहा है? मुझे किसी ने... इससे पहले कि नरेश आगे कुछ कहता, उसके सामने खड़े पुलिस ऑफिसर ने चिढ़ते हुए कहा, अरे क्या कर रहा है? रुक क्यों गया? आगे बढ़। नरेश ने पुलिस ऑफिसर की तरफ देखा, लेकिन उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। काव्या के घर के दरवाजे के पास आते हुए उसका दिल एक पल के लिए मानो रुक सा गया था, जैसे उसके अंदर की सारी सोच उसी चौखट में बस गई है। इन सब के बावजूद भी वो खुद को संभाल रहा था। उसके कदम घर के चौखट पर जैसे ही पहुंचे, उसके पीछे से एक औरत की आवाज सुनाई दी, नरेश, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। ये सुनते ही नरेश ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मानो एक हवा का झोंका उसके पूरे शरीर को चीरते हुए निकल गया। घर के हॉल में 4 औरतें बैठकर ताश खेल रही थीं और उनके चेहरे खून से लाल थे और उनके पैर कटे हुए थे, जिसे देखकर नरेश का चेहरा एक पल में लाल पड़ गया। वो 4 औरतें नरेश को चुपचाप देख रही थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी तड़पन थी, जैसे वो उसे जाने अनजाने तरीके से बुला रही हों। अचानक उनकी आंखों में पानी आ गया, जो खून के लाल रंग के साथ मिल गया। पानी की वो लाली नीचे की जमीन पर बूंद बूंद करके गिरने लगी, जैसे उनकी सारी जिंदगी की कठिनाइयां आंसुओं की लाली में गिर रही हों। उन्हें देखकर नरेश खुद से बोला, ये सब क्या? कौन? ठीक उसी समय जोरावर गुस्से से भरी आवाज में नरेश पर चिल्लाया, नरेश, रुक क्यों गए? बाहर निकलो घर के। इस वक्त नरेश इतना डर चुका था कि उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यहां तक कि सोहन ने भी उसका 2-3 बार नाम लिया, लेकिन फिर भी नरेश को कुछ न सुनाई दिया। उसकी आंखें उन्हीं 4 औरतों पर टिक गई थीं। तभी उधर जोरावर गुस्से में नरेश के करीब खड़ा हुआ और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, इस चौखट में दाखिल होने के बाद बड़े बड़े बलवान भी अपना सर झुका देते हैं, लेकिन तू तो प्रोफेसर का आदमी है। तुझे इतना डर क्यों लग रहा है? जोरावर के मुंह से प्रोफेसर का नाम सुनते ही नरेश के कान खड़े हो गए। बिल्कुल उसी समय उसकी आंखों के सामने से वो 4 औरतें भी गायब हो गईं। अब नरेश की निगाहें सिर्फ अपने सामने खड़े जोरावर पर टिकी थीं। उसने हैरानी के साथ जोरावर से पूछा, क्या प्रोफेसर, तुम उन्हें कैसे जानते हो? नरेश का सवाल सुनकर जोरावर के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वो धीमी आवाज में बोला, सच जानना कभी आसान नहीं होता, क्योंकि हर सच की गहराइयों में एक ऐसा अंधेरा छुपा होता है जो सिर्फ उस वक्त सामने आता है जब तुम उसको समझने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हो। क्या तुम तैयार हो? जोरावर की बात सुनकर नरेश बोला, मुझे हर एक बात जाननी है जो प्रोफेसर से जुड़ी है। अगर उसके लिए मुझे किसी गहरी खाई में भी कूदना पड़े तो मैं कूदूंगा। हाँ, तैयार हूं मैं। ये हुई ना बात। चलो फिर पुलिस जीप में जाकर बैठ जाओ, क्योंकि प्रोफेसर से जुड़ा राज ही तुम्हें काव्या तक पहुंचाएगा। ये सुनकर नरेश आगे कुछ भी न बोला।
वो पुलिस जीप के करीब जाने लगा। अब वो जीप के करीब पहुंच चुका था। वो बिना किसी संकोच के जीप के अंदर बैठ गया। उसी समय पुलिस जीप के अंदर जोरावर आकर बैठ गया। उसके बैठते ही जीप तेज रफ्तार में सड़क पर चलने लगी। तेज रफ्तार से दौड़ती पुलिस जीप के अंदर नरेश के दिल की धड़कन भी तेजी से धड़क रही थी। रात के सन्नाटे की वजह से इस वक्त नरेश को जीप के इंजन की गरज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। रास्ते की ठंडी हवा जीप के अंदर आ रही थी, लेकिन जीप के अंदर का माहौल काफी गंभीर था। इस वक्त जोरावर सिर्फ नरेश को ही देख रहा था। उसकी खामोशी नरेश को अंदर से तोड़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो रात के अंधेरे में भी भयानक लग रही थी। तभी वो ऑफिसर अपनी जेब से धीरे से सिगरेट निकालता है। उसकी आंखें एक पल के लिए भी नरेश से नहीं हटती। ऑफिसर ने सिगरेट पर माचिस से आग लगाई और सबसे पहले एक गहरा कश लेकर उसे आराम से पीने लगा। कुछ पल के बाद वो ऑफिसर सीरियस होकर बोला, नरेश, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसमें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब छुपे हैं। आज से कुछ 30 साल पहले पंजाब के फजिल्का शहर में एक ऐसी गैंग का जन्म हुआ था जो न सिर्फ इलीगल ड्रग्स और आर्म्स ट्रेड में मास्टर थी, बल्कि उसका नाम सुनते ही सभी के चेहरे पर अपनी मौत दिखने लगती थी। जोरावर की बात सुनकर नरेश की आंखें बड़ी हो गईं। उसने जोरावर से तुरंत पूछा, उस गैंग का नाम क्या था? उस गैंग का नाम था अफीमी गैंग। ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक जहर था जो धीरे धीरे पंजाब के हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में फैल रहा था। अफीमी गैंग के लीडर का नाम बलराज सिंह उर्फ बल्ली था। बल्ली के 2 साथी थे, एक का नाम लकी संधू और दूसरे का नाम राजू था। इन तीनों ने मिलकर पंजाब के यूथ को इस कदर बर्बाद कर दिया था कि उस समय का यूथ ड्रग्स के लिए किसी की भी जान लेने के लिए तैयार हो जाते थे। छोटे छोटे बच्चे अफीमी गैंग में शामिल होने लगे थे। उन्होंने फजिल्का में अपना गढ़ बना लिया था। और फिर इसके बाद जोरावर एक पल के लिए शांत हो गया। तभी नरेश ने कहा, और फिर क्या? जोरावर ने सिगरेट के आखिरी कश को जोर से अंदर खींचा और सीरियस होकर बोला, और फिर एक दिन मेरा और तुम्हारे पापा का ट्रांसफर फजिल्का कर दिया गया। क्या? मेरे पापा? तुम्हारे पैदा होने से 1 साल पहले मैं और तुम्हारे पापा फजिल्का में अफीमी गैंग का धीरे धीरे खात्मा कर रहे थे। उनके आधे से ज्यादा गैंग को तो हम दोनों ने मिलकर ही या तो जेल में डाल दिया था या खत्म कर दिया था। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन सब हमेशा सही रहे वो जरूरी नहीं। क्यों? ऐसा क्या हो गया था? मुझे अच्छे से याद है, दोपहर का वक्त था। एक लड़की भागते हुए पुलिस स्टेशन में आई और तेजी से रोते हुए बोली, मेरी बहन को बचा लीजिए, उसे बल्ली के आदमी अपने साथ उठा ले गए। लड़की का नाम सुनते ही नरेश तुरंत बोल उठा, क्या पुलिस स्टेशन के अंदर आने वाली लड़की काव्या थी? हाँ, वो लड़की काव्या थी। यह सुनकर नरेश शॉक्ड हुआ, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और पूछा, तो आगे क्या हुआ? आगे एक ऐसी घटना हुई जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। एक ऐसी घटना जो हमारे सब प्लान को उल्टा करने वाली थी। ये कुछ ऐसा था जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, पर जब ये हुआ तो हर चीज, हमारा लिया हर फैसला, सब बर्बाद हो गया। कहते हैं मौत का रास्ता एक ऐसे हाईवे से होकर गुजरता है जहां से यू टर्न लेना लगभग नामुमकिन होता है। और शायद इंसान की सबसे बड़ी बेबसी भी यही होती है कि अगर एक बार वो उस हाईवे पर चढ़ गया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। वो चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकता। हम भी मौत के उस हाईवे पर चढ़ चुके थे। काव्या की दी हुई इंफॉर्मेशन ने हमें अफीमी गैंग को खत्म करने का इरादा तो दिया था, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि उनका जाल इतना गहरा होगा कि हम खुद ही उसमें फंस जाएंगे। हमने जो सोचा था
अब उससे बिल्कुल उल्टा होने वाला था हमारे साथ। जोरावर की यह बात सुनते ही नरेश के चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गईं। उसने जोरावर की तरफ देखा और सीरियस होकर कहा, क्यों? ऐसा क्या हुआ था तुम सबके साथ? जो नहीं होना चाहिए था वही हमारे साथ हो गया। मैं और तुम्हारे पापा फजिल्का के 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स के साथ काव्या के बताए हुए लोकेशन की तरफ निकल चुके थे। काव्या, क्या तुम्हें मालूम है कि आज के वक्त में अफीमी गैंग में कितने लोग हैं, उनके पास कितना असला है, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें उनकी लोकेशन का कैसे पता है? जोरावर की यह बात सुनकर पहले तो काव्या ने अपने आंसू पोंछी और फिर धीमी आवाज में उसने जोरावर और नरेश के पापा को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनकर दोनों के मुंह बंद हो गए। उनके पास कुछ भी कहने को नहीं रहा। मेरी बहन का नाम अर्पिता है। वो बेहद खूबसूरत है। हमारे गांव में उसे सब पाना चाहते थे, लेकिन मेरी बहन को कभी भी कोई पसंद नहीं आया। आसपास के गांव से हर दिन अर्पिता के लिए रिश्ते आते थे, लेकिन वो उन सबको मना करती थी। एक दिन मैं और अर्पिता फाजिल खां से थोड़ी दूर एक जंगल की तरफ निकल गए। जंगल का नाम सुनते ही नरेश के पापा ने तुरंत पूछा, तुम दोनों जंगल में क्या करने गए थे? दरअसल उस जंगल में कुछ आम के पेड़ हमारे हैं। हम आम के लालच में उधर गए थे। काव्या का यह जवाब सुनकर न तो धीरेन्द्र महाजन ने कुछ कहा और न ही जोरावर ने। दोनों सीरियस होकर सिर्फ काव्या की तरफ देख रहे थे। काव्या ने अपनी बात आगे बताते हुए कहा, हम दोनों अपने आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर आम खा रहे थे। तभी अचानक हमें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गोली की आवाज सुनकर हमें पहले लगा कि कोई जंगल में शिकार करने के लिए आया हुआ है, लेकिन हम गलत थे। वहां पर कोई शिकारी नहीं, बल्कि बल्ली और उसके आदमी आए हुए थे। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हमने देखा कि एक जख्मी आदमी हमारी तरफ भागते हुए आ रहा है, और फिर हमें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हमने देखा कि उस जख्मी आदमी के पीछे 20 से ज्यादा आदमी अपने हाथों में बंदूक लिए भाग रहे थे। ये सब देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उस वक्त अर्पिता एकदम घबरा गई, वो डर गई थी। अब फिर आगे क्या हुआ? ये सब देखकर हमने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी किस्मत ने हमसे मुंह मोड़ लिया। बल्ली के आदमियों की नजर हम पर पड़ चुकी थी और उन्होंने हमें अपने कब्जे में कर लिया। एक पल में ही हम अपनी आजादी खो चुके थे। हमारे साथ उन्होंने। अपनी बात कहते कहते काव्या एकदम शांत हो गई, मानो वो आगे कुछ बोलने से डर रही हो। उसे अचानक शांत होता देख जोरावर ने कहा, काव्या, तुम्हारे दर्द का बोझ सिर्फ तभी कम होगा जब तुम उसे बाहर निकालोगी। हम पर भरोसा करो, जो भी बात है वो सिर्फ हमारे बीच रहेगी। बताओ आगे क्या हुआ? जोरावर के शब्दों में एक अपनापन था जिसने काव्या को अपनी कहानी आगे बताने पर मजबूर कर दिया। वो अपनी कहानी आगे सुनाने लगी। उन्होंने हमें बहुत मारा, इतना कि हर मार के साथ हमारी सांस भी टूटने लगी थी। उनके हाथों की हर छुअन हमारे शरीर के लिए एक जहर बन गई थी। एक ऐसा जहर जो हमारे शरीर को धीरे धीरे तोड़ रहा था। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हमारे सामने उस जख्मी आदमी को जो जिंदगी की भीख मांग रहा था, उसको भी बेरहम मौत दे दी। उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि हमारी रूह तक कांप गई थी। हमें लगा था कि हमारी भी मौत का समय आ चुका है, लेकिन तभी वहां बल्ली आ चुका था। उसकी नजर जैसे ही मेरी बहन पर पड़ी, वो पागल हो उठा। क्यों? ऐसी क्या हरकत कर दी थी बल्ली ने? उसने अपनी हरकत के लिए मुझसे नहीं, सिर्फ अर्पिता से माफी मांगी। अर्पिता इतना डरी हुई थी कि उसने बल्ली को माफ कर दिया। और फिर सबको चौंकाते हुए बल्ली ने हमें घर भेजने का फैसला किया। हमें पहले उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने बार बार हमें जंगल से जाने को कहा तो हम वहां से भाग निकले। हम इस हादसे की वजह से इतने सहमे हुए थे कि घर जाकर अपनी चोटों के बारे में हमने झूठ बोल दिया।
हमने कहा कि हम आम के पेड़ से गिर गए थे। हमें लगा सब खत्म हो गया, जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि शैतान की नजर अब हम पर पड़ चुकी थी। और फिर एक दिन बल्ली अपने आदमियों के साथ हमारे घर आया और सबके सामने मेरी बहन को अपने साथ ले गया। हमारी आंखों के सामने ये सब होता रहा और हम इतने बेबस थे कि उसकी ताकत के सामने कुछ करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। अपनी पूरी बात कहकर काव्या टूट सी गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसुओं में दर्द और बेबसी देखी जा सकती थी। उसका रोना देखकर न सिर्फ जोरावर का दिल भर आया, बल्कि धीरेन्द्र महाजन के चेहरे पर भी एक गहरी उदासी छा गई। दोनों शांत थे, एकदम शांत, जैसे उनकी जुबान से शब्द ही छीन लिए गए हों। वो बस काव्या को देख रहे थे। ठीक उसी वक्त जोरावर के आगे बैठे हुए पुलिस ऑफिसर ने कहा, सर, हम 2 मिनट के अंदर काव्या के बताए हुए गांव में एंटर करने वाले हैं। पुलिस ऑफिसर की बात सुनते ही अचानक धीरेन्द्र महाजन के दिमाग में एक सवाल ने जन्म ले लिया और उसने तुरंत काव्या से पूछा, काव्या, तुमने हमें सब कुछ बताया, हर एक दर्द, हर एक घटना का जिक्र किया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जिस बल्ली का एड्रेस ढूंढने में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की हालत खराब हो गई, उसका पता तुम्हें कैसे लग गया? इससे पहले कि काव्या कोई जवाब देती, अचानक पुलिस की एक गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। पुलिस कॉन्वॉय में एकदम अफरा तफरी मच गई। हर तरफ सिर्फ धुआं और चीखें थीं। एक और ब्लास्ट होने के डर से सब एक दूसरे को कवर करते हुए जीप से निकले और गांव से दूर भागने लगे। ये सब देखकर जोरावर और धीरेन्द्र महाजन ने तुरंत काव्या का हाथ पकड़ा और उसके साथ अपनी जीप से तुरंत बाहर निकले। उसी वक्त चारों तरफ से गोलियों की बरसात होने लगी। अफीमी गैंग के आदमी पुलिस ऑफिसर्स पर लगातार फायरिंग करने लगे। उनकी फायरिंग से बचने के लिए पुलिस ऑफिसर भाग रहे थे, लेकिन उनका हर प्रयास बेकार था। कवर लो, वो हर तरफ है। मुझे लगी, मदद करो मेरी कोई। हर तरफ पुलिस ऑफिसर्स की लाशें गिरने लगी। अफीमी गैंग का अटैक इतना खतरनाक था कि पुलिस के पास समय ही नहीं था जवाब देने का। तभी अफीमी गैंग के एक आदमी ने घर की छत से पुलिस जीप को अपनी ग्रेनेड का निशाना बनाया। वो ग्रेनेड दर्जनों से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स की जान ले गया। लोग कहते हैं कि जंग में मौत का इंतजार सबसे पहले होता है, लेकिन यहां मौत न इंतजार कर रही थी और ना ही किसी पर रहम। गांव के बाहर पुलिस की गाड़ियां अफीमी गैंग की गोलियों का शिकार हो रही थीं। एक तरफ एक ऑफिसर अपनी जान गंवा रहा था, तो दूसरी तरफ दूसरा ऑफिसर मौत से बचने के लिए भाग रहा था। यह सब देखकर धीरेन्द्र महाजन जोर से चिल्लाया, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। ऑफिसर, डरो नहीं, अपनी पोजीशन लो। डोंट रन ऑफिसर्स, हमारी जीत भागने में नहीं है। दोनों ने सभी पुलिस ऑफिसर्स को हौसला देने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनके साथ के ऑफिसर्स एक एक करके शहीद हो चुके थे। ये सब देखकर जोरावर और धीरेन्द्र महाजन अब खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। जोरावर, जिसने काव्या का हाथ पकड़ा हुआ था, वो एक झोपड़ी के पीछे छुपकर अपनी गन से अफीमी गैंग के आदमियों को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अकेला काफी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ धीरेन्द्र अपनी बंदूक से अफीमी गैंग के आदमियों को शिकार बना रहा था, लेकिन जोरावर की तरह वो भी अकेले पड़ने लगा था। अफीमी गैंग के आदमी अब और भी खतरनाक हो चुके थे। गांव की छत से एक आदमी ने धीरेन्द्र महाजन को टारगेट कर लिया था, लेकिन जोरावर की नजर उस आदमी पर पड़ गई। धीरेन्द्र, खुद को बचाओ। धीरेन्द्र महाजन ने खुद को बचा लिया। तभी उसी समय जोरावर की नजर जब अपने बगल में खड़ी काव्या पर पड़ी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उस समय काव्या पुलिस ऑफिसर्स को मरता हुआ देखकर शैतानी मुस्कान के साथ हंस रही थी। क्या वो काव्या शैतानी मुस्कान क्यों हंस रही थी? जोरावर ने नरेश की बात सुनी और बहुत ही अफसोस के साथ बोला, हम झूठ के अंधेरे में ऐसा खो गए कि सच हमें नजर ही नहीं आया। काव्या ने हमसे सब कुछ झूठ बोला। काव्या के एक झूठ ने हमें मौत के रास्ते पर चढ़ा दिया। काव्या बल्ली की बीवी थी, जिसके बारे में हमें भी नहीं मालूम था। यह सुनकर नरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी के साथ पूछा,
फिर तुम सबके साथ आगे क्या हुआ और तुम सब बचे कैसे? मैं और तुम्हारे पापा फंस चुके थे। हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स मारे जा चुके थे। उनमें से कुछ पुलिस ऑफिसर्स ऐसे भी थे जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया था। उन सब के तड़पते हुए शरीर को देखकर हम दोनों को यकीन हो गया था कि हमारा भी यही अंत होगा। लेकिन जोरावर शांत हो गया। नरेश, जिसको जवाब का इंतजार था, वो भी शांत रहा। तभी जोरावर ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे जलाकर उसका कश लेने लगा। अब पुलिस जीप एक सुनसान इलाके के बीच से गुजर रही थी। जीप की हेडलाइट्स अचानक से बंद हो गईं। अरे, ये हेडलाइट! अब क्या करें सर? अब करें क्या? आप क्या करें? अरे, क्या हो गया है तुझे? सॉरी सर, मैं वो जरा आपसे डर गया था। दरअसल ये जगह मुझे सेफ नहीं लग रही है। तभी जोरावर की नजर नरेश पर पड़ी। नरेश का सर इस वक्त नीचे झुका हुआ था। वो खामोश था। अचानक जीप के अंदर एक तेज हवा का झोंका आया। उसी समय सबको जीप के इंजन की आवाज भी अजीब तरह से आने लगी। कभी उसकी आवाज तेज होती तो कभी इंजन रुकने लगता। कुछ तो अजीब हो रहा था। ठीक उसी वक्त नरेश धीरे धीरे अपना सर ऊपर नीचे घुमाने लगा और वो जिस तरह से अपने सर को घुमा रहा था वो काफी डरावना था। जब जोरावर की नजर नरेश की आंखों की तरफ गई तो वो चौंक गया, क्योंकि उसकी आंखों में नीले रंग की एक अजीब सी रोशनी दिखने लगी। सबको चौंकाते हुए नरेश धीरे धीरे शैतानी मुस्कान हंसने लगा। बढ़ते हर सेकंड के साथ उसकी आवाज भी तेज हो रही थी। नरेश, जो कि पीछे बैठा हुआ था, अब उसकी पूरी बॉडी सीट से थोड़ा ऊपर फ्लोट करने लगी और उस सुनसान सी सड़क पर, जहां अभी सिर्फ सबके सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, अचानक एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो कि धीरे धीरे एक भयानक चीख में तब्दील होने लगी। एकदम से वो फुसफुसाहट बंद हुई। उस वक्त सब कुछ एकदम शांत था, पर वो सन्नाटा सिर्फ चंद पलों का ही था। उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, आ गई। उसी समय जोरावर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, आखिर तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी ना मुझे। तो वही है ना जिसकी हमें तलाश है। अब नरेश का शरीर और भी तेजी से हिलने लगा और फिर नरेश बोला, मौत बनकर आई हूँ मैं, तुम सबकी मौत। जोरावर, तू नरेश को अपने साथ नहीं ले जा सकता। ये मेरा शिकार है। बहुत हुई तेरी कहानी, अब बारी मेरी है। नरेश के अंदर भेनम्मा की आत्मा घुस चुकी थी। भेनम्मा की आवाज सुनकर जोरावर की आंखें सुर्ख लाल होने लगी। जोरावर के अंदर भी बदलाव आने शुरू हो चुके थे। तभी जोरावर ने चिल्लाकर बोला, तू फिर से आ गई यहां? नरेश हमारा है। अब जोरावर का चेहरा भी लगातार बदलने लगा था। उसके चेहरे पर अब एक लाल पेंट का निशान नजर आने लगा। उसको देखकर ऐसा मालूम होता था कि वो कोई जोकर है। अचानक जीप में बैठे एक ऑफिसर के हाथ पे पीला रंग दिखने लगा और फिर एक एक करके जीप के सभी ऑफिसर्स के शरीर में अलग अलग रंग के निशान दिखने लगे। भेनम्मा ये सब देख रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी डरी नहीं। वो शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, मैं वो हूँ जो तुम जैसों को अपना शिकार बनाती हूँ। तुम सब बच्चे हो मेरे लिए, इसलिए तुम सब चाहे जो भी कर लो,
मेरे सामने कभी टिक नहीं पाओगे। मैं तुम जैसे ड्रामेबाजों के सामने झुक जाऊं, ये मुझे मंजूर नहीं। हमारे ड्रामे ने ही तो तुम सबकी नाक में दम किया हुआ है। सभी ऑफिसर्स एक एक करके भूत बन चुके थे। उनके चेहरे पर अलग अलग रंग का पेंट लगा हुआ था। ये रात तुम्हारी नहीं, मेरी है। ये रात भी हमारी है और नरेश भी। जोरावर की आंखों में एक भयंकर गुस्सा था। उसने तुरंत अपनी जेब से ताश के पत्ते निकाले। वो बिल्कुल वैसे ही ताश के पत्ते थे जो नरेश ने काव्या के घर के अंदर उन 4 औरतों को खेलते हुए देखा था। ताश के पत्तों को जोरावर पे आए भूत ने अपनी पूरी ताकत के साथ नरेश के शरीर पर फेंक दिया। उन पत्तों ने जैसे ही नरेश के शरीर को छुआ तो उस वक्त नरेश की चीख सुनाई दी। ये ताश। इससे पहले कि नरेश कुछ और कह पाता, भिनम्मा हंसते हुए बोली, तू मारेगा मुझे, लेकिन दर्द होगा नरेश को। अब देखते हैं कि नरेश तेरे दिए हुए दर्द को किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है। ये देखकर जोरावर का गुस्सा और तेज हो गया। जोरावर का साथ देते हुए बाकी के ऑफिसर्स ने जोरावर के साथ साथ अपनी जेब से पेन निकाला और उसे नरेश के माथे की तरफ ले जाने लगे। लेकिन तभी भिनम्मा ने अपनी चालाकी दिखाई और वो जानबूझकर अपना सर जीप के मेटल पर मारने लगी और जालिम हंसी हंसते हुए बोली, ना बचेगा नरेश का सर और ना ही तुम सब उस पर कुछ लिख पाओगे। तुझे निपटाने का तरीका भी हम जानते हैं। तुम सब में वो ताकत है ही नहीं जो मेरे अंदर है। चलो निपटो मुझसे, मैं भी देखती हूँ। ये सुनकर भिनम्मा की गर्दन टेढ़ी हो गई, मानो अब वो अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हो। नरेश का शरीर अब कुछ ज्यादा ही भयंकर तरीके से हिलने लगा था, जिसकी वजह से जीप भी तेजी से हिलने लगी। मारोगे मुझे, लेकिन दर्द होगा नरेश को, इसलिए मारो। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे सामने से। ये सुनकर जोरावर ने बिना डरे अपने ताश के पत्ते उठाए और फिर एक बार अटैक किया। लेकिन इस बार जोरावर का अटैक नरेश के बालों पर हुआ। जोरावर के साथी भी नरेश के बालों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। मार डालेंगे, इसे गंजा कर देंगे, मार डालेंगे। ही, 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 ही। नरेश का चेहरा पूरा बदल गया था। अब उसके चेहरे पर खून लगा था। मेटल पर सर पटकने की वजह से उसका पूरा सर जख्मी हो चुका था और उसके माथे से खून बह रहा था। ये क्या हो रहा है? अचानक उनकी पुलिस जीप जमीन से धीरे धीरे उठने लगी। भिनम्मा की हंसी की गूंज और तेज होने लगी। उसी समय वो जीप चक्री की तरह हवा में घूमने लगी। गोल है गोल, दुनिया गोल है। उसी समय नरेश ने अपना हाथ उठाया और जोरावर के एक साथी का गला पकड़कर हवा में उसे उठाने लगा। तभी जोरावर ने अपने पेन से नरेश के हाथ पर लिखा, स्टोरी फायर है। जैसे ही उसने ये लिखा, नरेश का हाथ जलने लगा। नरेश पलटकर जोरावर की तरफ घूमा और भिनम्मा की आवाज में जोर से चीखा, मेरा हाथ। कैसा लगा बुढ़िया तुझे जल के? उनकी हंसी ने भिनम्मा के गुस्से को और भी ज्यादा घातक बना दिया, जिसकी वजह से उसने एक ऐसी तबाही मचाई जिसमें तबाह हुआ तो सिर्फ नरेश का शरीर। नरेश को तो इस समय भी नहीं मालूम है कि वो भिनम्मा के इशारे पर खुद के शरीर पर जख्म ले रहा था और जोरावर के साथियों को जख्म दे भी रहा था। नरेश ने उसी वक्त जोरावर के 2 साथियों को लात मारी, जिसकी वजह से वो जीप की छत से उड़ते हुए बाहर चले गए। जोरावर और उसके दूसरे साथियों ने भिनम्मा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनका हर हमला नाकाम रहा।
अब भिनम्मा इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आने वाली थी। उसने जोरावर के दाएं हाथ पर इतनी तेज नाखून मारा कि जोरावर की उंगली कटकर उसी के पास में खड़े साथी की आंख में जा घुसी। भिनम्मा ने जोरावर पर अपना आखिरी वार करना शुरू कर दिया। पहले तो उसने जोरावर की दूसरी उंगली को अपने दांतों से नोच लिया, जिसकी वजह से जोरावर ने इतनी जोर से चीखा कि हवा में उड़ती जीप का शीशा टूटकर जमीन पर जा गिरा। उसकी चीख में एक अद्भुत ताकत थी। अचानक आंधी चलने लगी। उसी समय वहां एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सबको बेचैन कर दिया। मैं वापस आ गया हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद भिनम्मा ने जोरावर को इतनी जोरदार लात मारी कि पूरी जीप टूट गई। जीप के अनगिनत टुकड़े अलग अलग जगहों पर जा गिरे, मानो एक हवा के झोंके ने गाड़ी को कुचल कर रख दिया हो। जोरावर भी उसी जीप के टुकड़ों की तरह इतनी तेज रफ्तार में उड़ा कि सीधा एक नुकीले पेड़ पर जा गिरा, और उसी समय उसके शरीर का रंग उतरने लगा। जैसे जैसे रंग उतर रहा था वैसे वैसे जोरावर भी विलुप्त हो रहा था। अंत में सिर्फ हवा में जोरावर की गूंजती आवाज सुनाई दे रही थी। प्रोफेसर, प्लीज सेव मी, आई एम योर जोकर। आंधी की रफ्तार और तेज हो गई। सब कुछ जैसे उड़ रहा था। सड़क के किनारे लगे पेड़, उनकी जड़ें मानो दर्द से चीखते हुए बाहर निकल रही हो। सब कुछ उजड़ रहा था। तभी अचानक नरेश का शरीर हवा में उड़ते हुए जमीन पर जा गिरा। वो जोर जोर से दर्द के मारे करा रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो अंधेरे की गोद में सो गया। मैं यहां कैसे? नरेश आगे बोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। वो इस वक्त आईसीयू में था। नरेश को सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। ठीक उसी समय उसे एक विस्पर सुनाई दी। मुझे लगता है कि नरेश जागा है। हाँ, चलो देखते हैं। तुम? नरेश अपने शरीर की जान लगाकर मुड़ा और देखा कि सोहन और गोपी उसके सामने थे। उस समय आईसीयू में और कोई नहीं था। उन्हें देखकर नरेश ने फिर से बोलने की कोशिश की। मैं यहां कब आया? आपको यहाँ 6 महीने पहले लाया गया था। यह सुनकर नरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। नरेश फिर से तेज बोलने की कोशिश करने लगा। तुम? ये क्या? ठीक उसी वक्त सोहन बोल उठा। नरेश, गोपी सही बोल रहा है। तुम्हें यहाँ 6 महीने हो गए हैं। मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि क्या है जोरावर, काव्या और अफीमी गैंग की सच्चाई। तुम यहाँ कैसे बचे? इससे पहले कि सोहन आगे कुछ और बोलता, उसने देखा कि नरेश की हार्ट बीट तेज होने लगी है, और फिर नरेश उखड़ती हुई सांसों के साथ बोला, ये सुनकर गोपी झट से इमोशनल होते हुए बोला, उन्हें भिनम्मा ने अपना कैदी बना लिया है।